अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो आज़म खान साहब अपने बयान से जो मुकरे हैं, उस दिन उन्होंने धमकी दी थी, उसकी कुछ रीज़न्स भी सामने आई हैं, उनका बयान भी सामने आया है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल ढीले क्यों पड़े हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं हम। जो कल तक सारे मानते थे, सारे ये कहते थे कि PTI ख़त्म हो चुकी है, PTI का नाम लेने वाला कोई नहीं है, कप्तान उधर चला गया। बिलावल भुट्टो साहब भी यही कहते थे, परवेज़ खट्टक साहब तो रोज़ कहते थे, नून लीग तो पहले से कह रही थी और सारा कुछ कह रहे थे। लेकिन अब एक जो हैरान कुन चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इन्हीं लोगों ने जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ख़त्म हो चुके हैं, इमरान खान साहब ये है, इमरान खान साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं, मकबूलियत ख़त्म हो गई पार्टी को, वो मतलब डिनाइल में थे, एक स्टेट ऑफ डिनाइल में थे। लेकिन अब खुद जो है वो मान रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर हैं। वो कैसे मान रहे हैं? परवेज़ खट्टक साहब ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी हम हुकूमत बनाएंगे और हम ये करेंगे और आज़ाद उम्मीदवार हमसे आके मिलेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जो कि अपने आप को पूरे मुल्क की पार्टी समझते हैं, कहते हैं कि हमारी नेशनल पार्टी और पूरे मुल्क में और हर सूबे में जिसकी प्रेजेंस है, जिनके नाना अबू वज़ीर आज़म थे, जिनकी वालदा 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही, जो ख़ुद भी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, वो इसमें कोई शक नहीं कि कैंपेन में वो नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ के वही कैंपेन कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो वो भी कर रहे होते, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मरियम, शहबाज और नवाज शरीफ साहब, इनके मुकाबले में बिलावल भुट्टो जो हैं वो कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने मंशूर भी दे दिया, वो रेगुलर बुनियादों के ऊपर इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, वो अवामी जलसे भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस चीज़ का अच्छे से एहसास है कि वो उनकी पार्टी नहीं जीत सकती, क्योंकि वो जितना मर्जी पहले क्लेम करते थे, अब वो जो एक पोल खुल गया है, वो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। जब बिलावल भुट्टो ने जब एक दफ़ा का वज़ीर आज़म जिनका नाना था, उनके नवासे ने और उनके बेटे बेनज़ीर साहिबा के बेटे ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे इस बुनियाद पे नहीं कि लोग हमें वोट डालेंगे, उन्होंने ये कहा कि इस बुनियाद पे हुकूमत बनाएंगे कि आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। क्या ये बात बिलावल भुट्टो साहब PTI के मिलने से पहले कर सकते थे? PTI को से बल्ला लेने से पहले कर सकते थे? आज़ाद उम्मीदवार अब बुनियादी तौर पर तो ये कह रहे हैं, उनका निशाना तो ज़ाहिर है PTI के उम्मीदवार है ना, उनका टारगेट PTI के उम्मीदवार हैं, परवेज़ खट्टक का टारगेट भी वही है। इसका मतलब है वो अंदरूनी तौर पर मान गए हैं कि इमरान खान पॉपुलर हैं, कि जिनकी पार्टी नहीं है, जिनका सिंबल नहीं है उस तरह से, लेकिन उम्मीदवार उन्हीं के जीतेंगे। इसका क्या मतलब है कि खुद मान गए हैं कि वो मकबूल हैं, वो पॉपुलर हैं। अच्छा, अब जो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है, चलना तो उन्हें अपनी वालदा के और अपने नाना के नक्शे कदम पे चाहिए, जो कि कम अज़ कम थोड़े डेमोक्रेट थे, लेकिन वो चल अपने वालिद की नक्शे कदम पर रहे हैं। वो किस तरह कि वालिद साहब डील, हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन, पैसा इस्तेमाल करके सारा कुछ करते हैं। तो उनका भी अभी से जब 3 हफ्ते पड़े हैं इलेक्शन में, अभी से उनका जो एक मकसद है वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। यानी वो आज़ाद उम्मीदवार जो वोट लेगा अवाम से जाके बल्ले के नाम के ऊपर, जो वोट लेगा इमरान खान के नाम के ऊपर, और मौसूफ जो है अपने वालिद की सुन्नत पे चलते हुए, जो उन्होंने सिंध हाउस में किया था अभी, उस पे चलते हुए वो आज़ाद उम्मीदवार अपने तरफ खींचेंगे। ये है वो डेमोक्रेसी, और वो ये है वो डेमोक्रेसी का दम भरने वाले जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि जिनको बिलावल साहब जो है वो अभी से ये कह रहे हैं कि नाम किसी और के वोट किसी और के नाम का पड़ेगा, लेकिन उनको हम खरीदेंगे। वो कैसे खरीदेंगे? प्रेशर दे के, पैसे दे के, दबाव डाल के, किस तरह, जिस तरह भी कहेंगे। तो ये है वो बिलावल भुट्टो साहब का फिनोमेना, ये है वो बिलावल भुट्टो साहब का एतराफ़ कहना चाहिए कि जिसमें वो मानते हैं कि इमरान खान साहब पॉपुलर है। अब आते हैं जहांगीर तरीन की तरफ। तरीन साहब ने भी यही कहा है कि हम आज़ाद उम्मीदवार और ये वो खरीदेंगे। वो तो वैसे ही मशहूर है, आपको पता है, जहाज शाज उनका जब चलता है। तो वो अब देख लें, अब उनको देख लें वो क्या कर रहे हैं, वो भी यही करेंगे। होगा क्या कि अच्छा, ये सिर्फ इमरान खान साहब के नाम के साथ वोट दे के किसी और को वोट डालना ज़्यादती सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं है, ये इस सिस्टम के साथ भी ज़्यादती है जो इस डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखते हैं। फॉर द पीपल बाय द पीपल, हम तो किताबों में ही पढ़ते आए थे। दूसरा, ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादती है। अगर बिलफर्ज इमरान खान पहले नंबर पे आते हैं वोट के एतबार से और नवाज शरीफ दूसरे नंबर पे आते हैं, या यूँ कर लेते हैं, चलो उल्टा कर लेते हैं कि नवाज शरीफ पहले नंबर पे आते हैं, इमरान खान दूसरे नंबर पे आते हैं, जबकि हुकूमत कौन बनाता है? आके जरदारी साहब या बिलावल साहब, वो तरीन के साथ मिलकर बनाते हैं। तरीन साहब उधर भी मिल सकते हैं, इधर भी मिल सकते हैं, ये मैं ज़रा बाद में आता हूँ इस पर।
तो अब ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें नाम एक का वोट का नाम पड़े एक के नाम के ऊपर, उसको खरीद के दूसरा ले जाए, जो दूसरे नंबर वाला जेन्युइन तरीके से वोट ले रहा है बिलफर्ज नवाज शरीफ शेर के नाम के ऊपर, ना पहले वाला हुकूमत बनाएगा ना दूसरे वाला बनाएगा। हुकूमत को कौन बनाएगा? तीसरे वाला। समझ आ रही है आपको? हुकूमत तीसरे वाला बनाएगा। तो ये किस किस्म का सिस्टम है, किस किस्म की जमहूरियत है ये कौन सी? इसको जमहूरियत नहीं कहना चाहिए, इसको पसंद की जमहूरियत, कंट्रोल्ड जमहूरियत या कोई और नाम दे दें, खुदारा इसको जमहूरियत का नाम ना दें, क्योंकि ये होने का ख़तरा है। ये ज़ाहिर है उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनको डराया धमकाया जा सकता है, किसके हक़ में ये बाद में पता चलेगा। अच्छा, अब गालिब इम्कान यही है कि इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि नवाज शरीफ वाली साइड पे है, तो जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ चलेगा वो नवाज शरीफ के हक़ में चलेगा कि उनके जो वोट शोट कम होंगे तो वो भाग दौड़ करके आज़ाद उम्मीदवार को अपने पास मिला लेंगे। अब IPP अपने सीटें ले ना ले, जो 51 सीटें सिर्फ उसने, वैसे तो वो हुकूमत बनाने का कह रहे हैं, सिर्फ 51 पता नहीं 140-41 में से 51 सीटों पे वो पंजाब में सिर्फ खड़े हुए हैं। तो कैसे? अब उनमें से 51 में से अगर वो 5 सीटें लेते हैं, इधर से आज़ाद ज़्यादा घेर लेते हैं, किसी और के नाम का वोट पड़ा हुआ, तो यहाँ पे भी पैसा है, ये एक और जाती। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अगर क्योंकि जरदारी साहब के खिलाफ जाती है या बिलावल के जिसना, तो फिर वो नवाज शरीफ साहब के हक़ में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी साइड पे जाती है तो ये है। अच्छा, अब इस सब का जिम्मेदार कौन है? आपको याद होगा काजी फैसल साहब ने कहा था कि ज़ियाउल हक साहब ने 85 में कौन से इलेक्शन करवाए थे। आपको याद है? इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी मैंने कहा था कि काजी फैसल साहब आप 88 की मिसाल नहीं दे रहे कि मुल्क के अंदर 88 में भी इलेक्शन हुए थे कि उससे हम बेहतर करवाने जा रहे हैं। आप 90-93 की मिसाल नहीं दे रहे कि उनसे हम बेहतर करवाने जा रहे हैं। हम 2013-18 का मिसाल नहीं दे रहे कि हम उनसे बेहतर इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। काजी फैसल साहब पीछे लेके जा रहे हैं। हमेशा रिसेंट पास्ट का जो होता है उसके साथ मुआवजना होता है। अब GDP रेट है, ग्रोथ रेट है, जो वो अगर एक ने 0 से उठाई है 10 साल पहले और वो छोड़ के जा रहा है 5 पे, तो नया आने वाला वो 0 वाले से कंपेयर नहीं करेगा, वो 5 से जाके कंपेयर करेगा। आप इलेक्शन की कंपैरिजन कर रहे हैं 1985 से। 85 के बाद तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया, आगे चला पाकिस्तान, गैर जमाती बुनियादों पे एक इलेक्शन हुआ। अब काजी फैसल साहब ने अपने आप को तो वैसे मिलाया था कि हमने 85 में भी ज़ियाउल हक के इलेक्शन देखे थे, करवाए थे, लेकिन काजी साहब बड़ी माजरत के साथ आप 85 से कुछ बेहतर ही इलेक्शन करवा सकते हैं, ना 88 से बेहतर करवा सकते हैं, ना 90 से, ना 93 से, ना 2008 से, ना 97 से, और ना ही 2018 से। मैं 2002 का इसलिए नाम नहीं ले रहा, चले वो डिक्टेटर ने करवाए थे। तो काजी फैसल साहब, आपने वो एक डिक्टेटर थे, आपके एक फैसले ने जिसमें आपने इंतखाबी निशान वापस ले लिया। अब वही उस टाइम 100% गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए थे। अब अगर 50% भी गैर जमाती बुनियाद पर होता है, क्योंकि PTI का वोट पड़ेगा, PTI के नाम का, उसका उम्मीदवार किसी और के साथ जाके अगर हाथ मिलाता है, किसी और के साथ जाके मिलता है, अपनी वफादारी तब्दील करता है, तो वो भी 50% गैर जमाती इलेक्शन हो जाते हैं, हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 100% गैर जमाती इलेक्शन का जहां नाम आएगा वहां ज़ियाउल हक साहब का नाम आएगा। और अगर यहाँ पे इतनी बड़ी वसी पैमाने पे आज़ाद उम्मीदवार खड़े होके इलेक्शन लड़ गए, अपनी वफादारियां तब्दील करने के बाद दूसरी पार्टी में जाने का नाम आएगा, तो काजी फैसल साहब आपका नाम आएगा। आपका कानूनी फैसला गलत है, वो है, लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं, बड़े बड़े साफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कानूनदान मान रहे हैं, फैसल सिद्दीकी साहब मान रहे हैं, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब मान रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर मान रहे हैं, बड़े बड़े जो काजी फैसल साहब का दम भरते थे वो मान रहे हैं। मैं भी कहता हूँ कि कानूनी तौर पर आप देखते हैं तफसीली फैसला आता है, उसमें 1988 के फैसले को, जो बेनज़ीर का फैसला था आया था इलेक्शन सैम्बल वाला, उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे आप, जो बुनियादी हकूक़ है आइन देता है, आर्टिकल 17 को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, और आप इस पार्टी का जो आइन है, जो एक बंदे फर्देवाद ने बनाया होता है या पार्टी ने चले मिलकर बनाया है, आप उस आइन को ज़्यादा मुकद्दम समझ रहे हैं। जो मेन आइन है पाकिस्तान का 1973 का आइन है, जिसमें आर्टिकल 17 है, उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, और टेक्निकल बुनियाद के ऊपर एक पार्टी को से सिंबल लेने को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। ये तो कानूनी नुक्ते अपनी जगह पे हैं, लेकिन अखलाकी तौर पर आप इसको किस तरह देखेंगे, अखलाकी तौर पर हिस्ट्री आपको कैसे याद करेगी, ये अब आपको इलेक्शन के बाद पता चलेगा। कहने वाले कह रहे हैं, अभी भी हमने मेरे साहब भी किसी प्रोग्राम में लगे हुए थे कि काजी फैसल साहब अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो वो जिम्मेदार होंगे, उनको चाहिए इन्वेस्टिगेट करें। जो जज हर चीज़ में टेक्निकलिटीज़ ढूंढता है वो कहेगा जी क्या ये किसी पार्टी में थे? नहीं थे। हालांकि वोट तो वो इमरान खान का लेके आए हैं, पार्टी में थे? नहीं थे जी। बस ठीक है जी, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर तो आइन इनके ऊपर कोई कदगन लगाता ही नहीं है, ये जिसके मर्जी साथ जाके मिले, ये फैसला होगा काजी साहब का। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये कौन करेगा आके?
तो ये है जनाब साहब हमारा कट्टा चट्टा, हमारी जमहूरियत का कट्टा चट्टा और हमारे जो सिस्टम है उसका कट्टा चट्टा। ये तो मैंने आपके सामने रखा है। भले इसमें लोग जितना मर्जी माइंड करें कि मैं जमहूरियत के खिलाफ बात करूं, तो इस तरह की जमहूरियत के खिलाफ मैं बात करूंगा। ये सिर्फ जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत के नाम पे धब्बा है। हम इसको डिफेंड करेंगे तो हम खुद इस पर शर्मिंदा होंगे, क्योंकि ये कंट्रोल्ड है। इसको अपनी मर्जी से आपके सामने मैंने सबूत रख दिए हैं। एक बंदा वोट किसी के नाम का डाल रहा है, वो जाके किसी और के साथ मिल रहा है, तो फिर आप कह लें इसको जमहूरियत कहते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ आज़म खान के बयान की तरफ। आज़म खान साहब ने एक बयान दिया था 28 अगस्त 2023 को, बड़ा रोला डाला था कामरान शाहिद समेत सारे साफियों, लो पता नहीं क्या हो गया, ओहो पता नहीं। वो 164 का जो बयान जिसे मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जिसे कन्फेशन स्टेटमेंट एतराफ़ी बयान कहा जाता है, जिसमें इंडिपेंडेंट छोड़ा जाता है, वो आपको याद होगा सागडार साहब ने भी दिया था बाद में उसके ऊपर। उन्होंने कहा था वो तो ज़बरदस्ती दिलवाया गया था। तो ये आज़म खान का बयान भी वही साबित हुआ। उससे पहले आज़म खान साहब गिरफ्तार हो गए थे। मुसरत अली साहब ने कहा कि आज़म खान साहब तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। वो औरों ने भी, कुछ जजेस ने, अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, रिमार्क्स दिए थे पिछले हफ्ते। तो आज़म खान साहब ने एक वो बयान दिया था और एक अब 18 जनवरी को दिया है। 18 जनवरी और 28 अगस्त के बयान में फ़र्क क्या है? क्यों 18 जनवरी को थपकी दी थी इमरान खान साहब ने आज़म खान साहब को? क्यों उन्होंने कहा कि इन्होंने आज सच बोला है? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आज़म खान साहब ने कहा था आज परसों जो 18 जनवरी को बयान दिया कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने जो दिया गया था उसमें वो ऑन ऑथ नहीं था, ऑथ हल्फ के ऊपर नहीं था, और ना ही 161 का बयान जो तफ्तीशी अफसर लेके जाता है वो ऑन ऑथ था, हल्फ के ऊपर नहीं था। अब हल्फ के ऊपर बयान न लेने की हैसियत कानूनी तौर पर क्या होगी आप बेहतर जानते हैं। 164 के बयान में इमरान खान ने जो मार्च में जलसा किया था 27 मार्च को, आपको याद होगा, वो कागज़ लहराया था जो, तो उसमें मैंने परसों भी टाकरा वाले प्रोग्राम में शनीला के साथ जो मैं करता हूँ उसमें कहा था कि वो कागज़, सबको पता है कि वो कागज़ था, सिर्फ कागज़ था। तो उस वक्त कहते थे ये कागज़ है ही नहीं है वो वाला साइफर, ये सारे कहते थे नून लीग वाले। अब उसको साइफर बना रहे हैं क्योंकि इमरान खान फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जनाब आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान वज़ीर आज़म के, वो कहते हैं कि वो जो जलसा किया था वो कागज़ लहराया था, वो इमरान खान ने ना उसको खोल के देखा था ना उसको पढ़ा था, ये उन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने कहा कि 161 का बयान में जिसने बताया कि ऑन ऑथ नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि 28 अगस्त वाला भी हल्फ पर नहीं, कानूनी तौर पर वो हल्फ पर नहीं हुआ था। इमरान खान ने नहीं कहा कुछ भी, ना खोला था ना पढ़ा था। और इमरान खान ने उसको एंगलिंग के हवाले से भी ये बताया कि उसमें कोई एंगलिंग करने का नहीं कहा था। और इमरान खान ने पूरे इदारे को, आज़म खान साहब 18 जनवरी के बयान में कहते हैं 28 अगस्त के बयान के बरक्स, कि पूरे इदारे को उन्होंने नहीं कहा था कि इनको वो करना है। उन्होंने कहा था कि कुछ जो एक आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो था कि उनको टारगेट करना है, कि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की वो साजिश की, और कुछ लोग थे, कुछ अफसर थे जो भी थे उसमें। तो ये था, वो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं था, यानी कि वो जनरल बाजवा के और उसके ख़िलाफ़ था। तो ये बयान की हैसियत है। तो आज़म खान साहब गिरफ्तार हुए थे, सबको पता था दबाव के तहत दे रहे हैं। अब उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर दिया, इमरान खान से थपकी भी ले ली। तो ये टोटल बयान है आज़म खान साहब का। और साइफर केस इसी बुनियाद के ऊपर जब ये जो नया बयान आया बिल्कुल फारिग हो जाएगा। अब मैं नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल पूरी, बल्कि शरीफ फैमिली ये टोकन हाज़िरी जिसे कहते हैं ना, दिखावे की हाज़िरी मरीम नवाज शरीफ साहब लगा रही हैं। आज भी कहीं नहीं थी, एक खानेवाल में कर लिया, उकाड़ा में कर लिया, हाफिज़ाबाद में कर लिया। नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ हाफिज़ाबाद में किया है। शहबाज शरीफ साहब का भी जोर जो है वो टीवी के ऊपर इंटरव्यू देने में लगा हुआ है, कि वो पिछले हफ्ते भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अभी फिर आज सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसने गालिबन मुनीब को पहले दिया है, जिनको भी दिया। तो ये है टोटल जो नून लीग की सियासत है और नून लीग का सारा कुछ है। और नवाज शरीफ साहब चुप क्यों हैं? क्यों इस टाइम इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म बनने का शौक़ नहीं है? उन्हें पता है कि आज मैंने अगर कह दिया कि वज़ीर आज़म मैं बनूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट जो कि शहबाज शरीफ साहब के हक़ में है वो इमरान खान साहब को कुछ ढीला ना छोड़ दे, या ये ना हो कि मामला पीपल्स पार्टी के हक़ में चला जाए। आज़ाद उम्मीदवार वाला ऑप्शन तो है ही है, यानी कि नून लीग को अच्छे से पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके पास काफ़ी सारे पत्ते हैं। इमरान खान साहब एक पत्ता है, आज़ाद उम्मीदवार दूसरा पत्ता है, आसिफ ज़रदारी साहब तीसरा पत्ता है। किसी भी पत्ते को कर देते हैं तो उन्हें जब लगेगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब पर तोल रहे हैं या मरीम नवाज़ को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मरीम नवाज़ का भी वज़ीर आला बनने का चांस अब ज़रा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार इसी तरह टूटे जिस तरह कहा जा रहा है, या जिस तरह होगा, अगर खुदा न खास्ता इस तरह होता है, तो जहांगीर तरीन साहब जो है वो अलीम खान के मुकाबले में कुछ ले आएंगे बंदे शंदे पकड़ के। तो इस्टेब्लिशमेंट के तो वो गुड बुक में पता नहीं कितना अरसे से ख्वाब है उनका वज़ीर आला बनने का। तो ये सारा कुछ जो है आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी बन के आ जाएगा। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी, ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।